तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे जातीय परिवर्तन से। तो भारत में शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जाति में ध्यान से सुनिएगा। जाति में व्यवस्था के निरंतरता वाले पक्ष की चर्चा में हमने पाया कि परिवर्तन की भिन्न भिन्न शक्तियों के बावजूद जाति नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करती रही है तथा भारतीय समाज का महत्वपूर्ण भाग भी बनी हुई है। अब जाति व्यवस्था में आए परिवर्तनों की जांच की जाएगी। तो जाति और उनमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। जाति व अनुष्ठानिक क्षेत्र वाले अनुभाग में हमने पाया था कि किस प्रकार जाति से जुड़ी हुई छुआछूत की धारणा, खान पान संबंधी निषेध, जिसमें मैंने बताया था कि जाति से जुड़ी हुई जो छुआछूत की भावना होती है, कहाँ पे खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में, खान पान संबंधी निषेध, जजमानी प्रथा तथा इससे जुड़ी हुई अनुष्ठानिक रीतियों में हर्ष हुआ है। परिवर्तन में बात की गई है कि अब धीरे धीरे खत्म हुआ है। अस्पष्टता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है तथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे दंडनीय अपराध के रूप में घोषित कर दिया गया है कि अब एक दंडनीय अपराध है। इस प्रकार सैद्धांतिक स्तर पर जाति व्यवस्था व इसके रीति रिवाजों में परिवर्तन आया है, परंतु सैद्धांतिक स्तर के अतिरिक्त संरचनात्मक अर्थात संगठनात्मक स्तर तथा इसके प्रकारों के स्तर पर भी प्रमुख परिवर्तन आए हैं। जाति व्यवस्था में आए हुए कुछ परिवर्तनों की जांच निम्न भागों में की जाएगी। तो इसमें पढ़ेंगे बंद व्यवस्था से खुली व्यवस्था किस प्रकार आई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज में अत्यधिक सामाजिक परिवर्तन आए, जैसे कि रेल आया, यातायात साधन जैसे आए, हर चीज़ में परिवर्तन आया जब अंग्रेजी शासन कहीं न कहीं भारत में रहा। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज में अत्यधिक सामाजिक परिवर्तन आए। जाति भारतीय समाज का एक भाग है, जाति जो है, अंततः इसमें भी परिवर्तन आए। समाज की अपेक्षाकृत बंद व्यवस्था से खुली व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ, मतलब बढ़ा। बंद व्यवस्था जहाँ पे जाति के कठोर नियम थे, अब कहीं न कहीं वो कठोर नियम शहरों में कहीं न कहीं ढीले पड़ गए हैं। तो बंद व्यवस्था से खुली व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। एक बंद व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें जाति, वर्ग तथा शक्ति जैसे तत्व परस्पर संयुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में ये व्यवस्था संचयती असमानताओं पर आधारित होती है, जहाँ उच्च जाति का तात्पर्य है उच्च वर्ग व परिमाणतः उच्च शक्ति। इसमें ये बात कही गई है कि जो उच्च वर्ग हैं उनके पास शक्तियाँ बात की जाए या संसाधन बात की जाए तो ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और निम्न वर्ग की बात की जाए जिनमें ये सारी चीज़ों नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। खुली व्यवस्था वह है जिसमें जाति, वर्ग व शक्ति की असमानताएं बिखरी हुई हैं। असमानताएं जो समानता समान नहीं है, असमानताएं बिखरी हुई हैं। खुली व्यवस्था, इसमें असमानताएं बिखरी हुई हैं जाति, वर्ग और शक्ति के रूप में। इस व्यवस्था में निम्न जाति का व्यक्ति उच्च वर्ग का हो सकता है। इस व्यवस्था में रोजगार, शिक्षा, आर्थिक उद्यम व राजनीति आदि के संदर्भ में निम्न जातियों व वर्गों को सामाजिक गतिशीलता के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में जाति व्यवस्था स्थिरीकरण की बंद व्यवस्था थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस काल में किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उस ज़माने में भी लोग अपनी सामाजिक जो उनकी आगे बढ़ने की, जो आप समझ सकते हैं, एक पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं कि जो लोग मेहनत करके या एक बड़ी जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो भी उच्च वर्ग की तरह दिखने लग जाएं, चाहे पहनावे में हो, चाहे खान पान संबंधी हो। तो पहले भी था, लेकिन पहले इतना ज़्यादा नहीं था। जिनके पास आर्थिक रूप से जो मजबूत थे, कहीं ना कहीं वो ही उच्च वर्गों के लोगों को जैसे दिखते थे।
निम्न वर्गों की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें वो निम्न वर्ग के थे पर उच्च वर्गों के लोगों को जैसे ही वो अपना तौर तरीका रखते थे। तो पहले भी था पर इतना अच्छा नहीं था, इतना वृद्ध नहीं था, कह सकते इतना नहीं था। हमने ये पहले ही स्पष्ट किया है कि परिवर्तन सदैव इस व्यवस्था की निरंतरता का एक पक्ष रहा है। दूसरी बात ये है, कोई भी व्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से बंद होती है और ना ही पूर्ण रूप से खुली। इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यवस्था को हम पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते, पूरी तरह से हम बदल नहीं सकते। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम पूरी तरह से ना तो बदल सकते हैं और ना ही पूरी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना ही पूरी तरह से। इसमें भी यही बात की गई है, व्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से बंद होती है और ना ही पूर्ण रूप से खुली है। ऐसा है तो हम किस प्रकार की परिवर्तन की चर्चा करें। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ऐसा है तो हम किस प्रकार के परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं। आज जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ आधुनिकीकरण की शक्तियों के फलस्वरूप है। हमने संसाधनात्मक जनतंत्र अपनाया है तथा एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व प्रभुत्व प्रदान करने का प्रयास करता है। हमने एक ऐसा संविधान अपनाया है जिसमें सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें न्याय की बात की जाए या स्वतंत्रता की बात की जाए या समानता की बात की जाए, सबको देने का, सबको एक ही समानता का प्रयास किया गया है सभी लोगों के लिए। संसाधनात्मक जनतंत्र के अपनाने का एक प्रमुख परिणाम ये है कि 18 वर्ष से अधिक के प्रत्येक भारतीय वयस्क को अपने नेता को सत्ता में लाने के लिए मताधिकार प्राप्त है। मतलब प्रत्येक 18 व्यक्ति जो 18 साल का हो जाता है उसे वोट देकर वो अपने जो नेता है उसको ला सकता है, अपने मनपसंद नेता को सत्ता में ला सकता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है, वोट प्रत्येक व्यक्ति का ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। अतः किसी भी नेता के लिए ये आवश्यक है कि वे लोगों का समर्थन प्राप्त करें। इस अर्थ में संख्यात्मक शक्ति तथा जातिगत अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो सभी जितने भी नेता होते हैं कहीं न कहीं लोगों का जो वोट होता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए कह सकते हैं जो उनकी शक्ति है वो निखर के सामने आती है जब वो चुनाव में आते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास शक्ति ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था नवीन बाजार की शक्तियों तथा विज्ञान व तकनीकों के विकास ने पारंपरिक जाति संरचना पर काफ़ी प्रभाव डाला है। जाति पर आधारित सामाजिक परिस्थिति, जो स्टेटस है जो जाति पे आधारित है, जाति पर आधारित सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति तथा विभिन्न प्रकार के भूस्वामित्व, जो भूमि के स्वामी हैं, विभिन्न प्रकार के भूस्वामित्व के तत्वों के गठबंधन का स्थान अब शिक्षा, उच्च आय और तथा नए आर्थिक अवसरों के कारण उपलब्ध नए व्यवसायों आदि से अर्जित सामाजिक परिस्थिति ने ले लिया है। इसमें कह सकते हैं कि जो स्थिति पहले थी कहीं ना कहीं अब किस प्रकार आ गया है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं राजनीतिक स्तर पर। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो पुराने लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका ज़्यादा चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो जिनकी कह सकते हैं उच्च आय तथा नए आर्थिक अवसर जो हैं कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों ने ग्रहण कर लिया है। पहले क्या था, भूमि से जुड़े थे, राजनीतिक शक्ति में जाति के आधार पर वोट बैंक लिया जाता था, और अब क्या हो गया, अब मेन चीज़ है शिक्षा और उच्च आय तथा आर्थिक अवसर को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना लग गए हैं। तो यही बात इसमें की गई है कि जो पहले की जो स्थिति थी कहीं ना कहीं अब उसमें परिवर्तन आ गया है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। जो जैसे पहले स्थिति थी अब वैसी नहीं रही है, धीरे धीरे स्थितियाँ कहीं ना कहीं अब चेंज होती जा रही हैं, लोगों की मांग अलग हो रही है। जो पहले थी अब कहीं ना कहीं उससे डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं।
तंजौर के गांव श्रीपुरम में किए गए स्तरीकरण के बदलते विन्यास के अपने अध्ययन में आंद्रे बेते ने लिखा, उन्होंने अध्ययन किया होगा कहाँ पे, तिजोर के गांव श्रीपुरम में। आंद्रे बेते ने लिखा कि पहले, मतलब अर्थात अंग्रेजों से पहले के काल में, जब अंग्रेज नहीं थे तब, पहले इस क्षेत्र में शिक्षा पर वस्तुतः ब्राह्मणों का एक अधिकार था। शिक्षा की बात की जाए तो पहले किनका अधिकार था? ब्राह्मणों का अधिकार था। परंतु अब शिक्षा प्रणाली, सिद्धांत व व्यवहार में पहले से अधिक खुली हुई है। अब हर वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पहले क्या था? ब्राह्मणों का एक अधिकार था, उनका एक अधिकार था। अब अनेक गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं हैं, गैर ब्राह्मण तथा यहाँ तक के अस्पृश्य लड़के, जिन्हें पहले छुआछूत कहा जाता था, एक भेदभाव किया जाता था, अस्पृश्य लड़के श्रीपुरम तथा निकट के कस्बे तिरुवैयम के विद्यालयों में जाते हैं। तिरुवैयम के विद्यालय में जाते हैं। इस शिक्षा के कारण गैर ब्राह्मण तथा आदि द्रोण निम्न जातियाँ, जिन्हें आदि द्रोण कहा गया है, आदि द्रोण ब्राह्मणों से श्वेत पोष नौकरियों के लिए अधिक समानता के स्तर पर प्रतियोगिता करते हैं। कह सकते हैं जो सरकारी नौकरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन देते हैं। अब जो निम्न जाति के जो लड़के हैं वो अब कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोगों के साथ उनको कंपटीशन देते हैं। किसमें? सरकारी नौकरी या किसी भी प्रतियोगिता में। इस तरह उन्हें राजनीतिक मामलों में ब्राह्मणों से अधिक समानता के स्तर पर भागीदारी के अवसर अब मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें अधिक अवसर मिलने लगे हैं। आरक्षण में की बात की जाए तो आरक्षण के आधार पर भी उन्हें अब समानता उनकी आ गई है अन्य लोगों से। बेते के अनुसार शहरों व कस्बों में श्वेत पोष नौकरियां अपेक्षाकृत रूप से अधिक जाति मुक्त हैं। मतलब इसमें जाति का कोई ये नहीं होता कि इस वर्ग का व्यक्ति आएगा। जाति मुक्त यही हुआ कि जिसमें जाति कोई मायने नहीं रखती। कहाँ पे? शहरों और कस्बों में श्वेत पोष नौकरियां अपेक्षाकृत रूप से अधिक जाति मुक्त हैं। तिरुवैयर एवं तंजौर के कार्यालयों में श्रीपुरम के गैर ब्राह्मणों के साथ क्लर्क अथवा लेखाकार का काम करते हैं। किनके साथ? ब्राह्मणों के साथ जो गैर ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण नहीं हैं, वो अब काम करते हैं, लेखाकार का काम करते हैं, अकाउंटेंट जिसे कह सकते हैं, का काम करते हैं। गांव में अनेक कारकों के कारण कुछ ब्राह्मणों को भूमि बेचनी पड़ी, जिससे भूमि खुले बाजार में आ गई। इस कारण कुछ गैर ब्राह्मण व आदि द्रोण भूमि खरीद पाए। गैर ब्राह्मण कौन हुए? जो निम्न जाति के हुए, या निम्न जाति के द्रोण हुए, जो गैर ब्राह्मण हुए, जो ब्राह्मण नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने अपनी ज़मीनों को कहीं ना कहीं बेचना शुरू कर दिया। खुले बाजार में आ गई इनकी ज़मीनें, और इन ज़मीनों को गैर ब्राह्मण व अधिक जो निम्न जातियों के वर्ग के लोग थे, इन्होंने खरीद लिया। इस प्रकार जैसे ही भूमि बाजार में बिकाऊ हो गई, गांव का उत्पादन संगठन जाति की संरचना से मुक्त हो गया। अब उत्पादन जाति के आधार पर नहीं होता था, कहीं ना कहीं अब एकदम बराबर की कहीं ना कहीं वो कंपटीशन उन लोगों को देने लगे। बेते का यह निष्कर्ष है कि एक प्रकार से पारंपरिक सामाजिक संरचना में, जो पुरानी थी पारंपरिक सामाजिक संरचना में, शक्ति के वितरण में परिवर्तन सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उनके अनुसार श्रीपुरम के पारंपरिक अभिजन ब्राह्मण भूपति थे, जो कहा जाए तो कह सकते हैं जो शक्ति थी, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ गया, शक्ति के वितरण में परिवर्तन आ गया और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उनके अनुसार श्रीपुरम के पारंपरिक अभिजन, जो पारंपरिक रूप से बड़े बड़े जमींदार कह सकते हैं, अभिजन थे, पारंपरिक अभिजन ब्राह्मण भूपति थे, जिनके हाथ से गांव का नियंत्रण निकल गया। कहीं ना कहीं उनका गांव में एक नियंत्रण होता था, वो नियंत्रण धीरे धीरे निकल गया, तथा गांव के नए नेता शक्ति के लिए जाति के अतिरिक्त अनेक अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। ऐसी नई संस्थाएं व संगठन उभर कर आए जो शक्ति के आधार प्रदान करते हैं। कई संगठन ऐसे उभर कर आए। ये संगठन व संस्थाएं कम से कम औपचारिक रूप से जाति मुक्त हैं। जो संगठन है, इनमें कोई जाति का कोई महत्व नहीं है और ये जाति मुक्त हैं, औपचारिक रूप से जाति मुक्त हैं। इन सभी परिवर्तनों ने राजनीतिक क्षेत्र में जाति की भूमिका को
जाति की भूमिका को यदि कमज़ोर नहीं किया है तो परिवर्तन अवश्य किया है। मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से जाति को ख़त्म नहीं किया पर परिवर्तन ज़रूर किया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आइए गांव से अधिक व्यापक स्तर पर जाति की संस्था व भारत की आधुनिक राजनीति के बीच संबंध को देखें। तो इसमें बस यही था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जाति कि आधुनिक में किस प्रकार जाति अपना स्थान रखती है। आधुनिक राजनीति में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जाति यूरोपीय अनुभव के विपरीत बिल्कुल उल्टा, यूरोपीय अनुभव के विपरीत विचारों, मूल्यों तथा तकनीकी विकास के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं आया है। वस्तुतः उनके अनुसार भारत में राजनीतिक जो प्रजातंत्र है नहीं आया है। वस्तुतः इसे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय जनता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करने के लिए चुना था। अंततः उन मूल्यों व अभिवृत्तियों का विकास उन लोगों में स्वयंता नहीं हुआ था जो इस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था के अंग हैं। हमने पाया है कि संविधान में नवीन राजनीतिक व्यवस्था सार्विक है तथा सिद्धांत जाति की मांग को अस्वीकृत करती है कि जो जाति की कह सकते हैं जो जाति की मांग है कहीं ना कहीं उसको अस्वीकृत करती है। परंतु व्यवहार में भारत में राजनीतिक व्यवस्था ने जाति के अतिरिक्त अनेक प्रकार के हितों से समझौता किया है। वस्तुतः जाति ने प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से सामंजस्य स्थापित कर लिया है। तो कह सकते हैं जाति जो एक समुदाय एक समूह है, कहीं न कहीं ये राजनीति में भी आ गई, जिसके कारण लोग कहीं न कहीं जाति के आधार पर अपना वोट लेने शुरू कर देते हैं। तो जाति ख़त्म स्वीकार तो किया है सरकार ने लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति के आधार पर वोट ज़्यादा मिल जाते हैं और इस प्रकार वो जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति ने प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से सामंजस्य स्थापित कर लिया है, एक अपना सामंजस्य उसने बना लिया है जाति में राजनीतिक प्रक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश रूप से राजनीतिक संघर्षों को जाति समूह या जाति गठबंधनों के माध्य संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। जाति के अनुरूप राजनीतिक चेतना का उदय जाति सभाओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। इस पक्ष की चर्चा करने के बाद में की जाएगी। इस विकास के कारण को इस तथ्य में देखा जा सकता है कि राजनीति को एक प्रतियोगी उद्यम होने के नाते इसका उद्देश्य कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शक्ति प्राप्त करना है। सिर्फ कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन्हें एक शक्ति मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रतियोगी कंपटीशन चल रहा है। ये तभी संभव है जबकि पहले से विद्यमान तथा नए उभर रहे गठबंधनों को पहचाना जाए व उनमें हेर फेर की जाए। राजनीति ने जनता की आवश्यकताओं को मुखरित करने तथा समर्थन जुटाने के लिए जाति को अपने जाल में खींच लिया है। किसने? तो राजनीति ने जनता की आवश्यकताओं को, जो जनता की आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं, जनता की आवश्यकताओं को मुखरित करने तथा समर्थन जुटाने के लिए कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, ऐसा वादा करके जनता से समर्थन जुटाने के लिए जाति को अपने जाल में खींच लिया है। जन समर्थन का संगठन जाति समूह जैसे संगठन में ही किया जाता है जहां जनता पाई जाती है। राजनीति को अपने कार्यकलापों का क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया में जिनके कार्यकलाप होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, कार्यकलापों का क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया में शक्ति के पदों को प्राप्त करने हेतु जाति एवं नातेदारी समूह अपनी असीमितता को प्रमाण देते हैं। अपनी कहीं न कहीं शक्ति और पद प्राप्त करने के लिए ये कहीं न कहीं जाति को एक अपने उसमें जाल के रूप में फंसा लेते हैं, अपने पद प्राप्त करने, एक शक्ति प्राप्त करने के लिए राजनीति में। अपनी राजनीतिक उद्देश्यों के संसाधनों के रूप में विभिन्न दल एवं आंदोलन विभिन्न सामाजिक परिस्थिति समूह को सक्रिय बनाते हैं। कहीं न कहीं आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं, कोई
कोई विशेष मांग नहीं होगी, लेकिन आंदोलन पे बैठ जाते हैं और कह सकते हैं कि या तो दल बना लेंगे या आंदोलन विभिन्न सामाजिक परिस्थिति समूह को सक्रिय बनाते हैं। जो विभिन्न अलग अलग जो सामाजिक स्टेटस के जो समूह हैं उनको कहीं ना कहीं सक्रिय बना देते हैं अपने आंदोलनों के द्वारा। अंततः आज भी प्राय ये सुना जाता है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जाति के आधार पर चुने गए हैं। आज भी आप सुनते होंगे कि जाति के आधार पर ये व्यक्ति चुना गया है। तो इसमें इसी बात पे जोर दिया गया है कि जाति के आधार पर लोग अभी भी अपना वोट प्राप्त करते हैं और लोगों को कहेंगे ये हम आपका ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और अपना वोट ले लेते हैं। हम आपके ही हैं, हम आपकी जाति के हैं, इस प्रकार कह कह के लोगों से वोट ले लिया जाता है। संगठित दल की राजनीति के लिए जातियों ने पहले से मौजूद खंडों की व्यवस्था प्रदान की है, जिसे समर्थन जुटाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदारवादी शिक्षा, सरकारी संरक्षण तथा बढ़ता हुआ मताधिकार व मुख्यतः कारक हैं। ये सारे कारक हैं, कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है। क्या? शिक्षा, सरकारी संरक्षण और बढ़ता हुआ मताधिकार के प्रमुख कारण हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था में प्रवेश किया है। जाति समूह में विद्यमान असंतोष व शोषण ने, जो जाति समूह में विशेषता पाई जाती है, असंतोष और व शोषण ने जातिगत गुटों व गठबंधनों को संगठित करने के लिए आधार प्रदान किया है। कहीं ना कहीं ये गुट बना लेते हैं, जो जातिगत लोग होते हैं ये गुट बना लेते हैं और कहीं ना कहीं एक संगठित रूप बना के तब ये प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीति को जाति के प्रचलित अनुलंब ताने बाने का लाभ मिला तथा उसने जाति संरचना को राजनीति का उपकरण बना लिया। एक हथियार कह सकते हैं, राजनीति जाति को बना लिया गया राजनीति में प्रवेश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुडोल्फ के अनुसार जाति के परिवर्तित स्वरूप ने भारतीय जनता, जिसका लगभग 65% भाग गांवों में रहता है, को प्रातिनिधिक जनतंत्र को सफल बनाने में सहायता दी है। इसने भारतीयों को अधिक से अधिक एक सा तथा कम से कम भिन्न बनाकर समानता के विकास में सहायता की है। भारतीय इस अर्थ में पहले की तरह भिन्न भिन्न रूप वाले नहीं हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि चुनावी व्यवस्था के कारण संख्यात्मक शक्ति और वोट की संख्या शक्ति संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अंततः ये बड़ी बहुसंख्यक जातियों के हित में है कि वह राजनीति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर संगठित हों। मतलब जो राजनीति के जो उद्देश्य हैं कहीं ना कहीं वो उसको पूरा करते हैं अपने एक संगठित संगठन रूप बनाकर। इस प्रक्रिया में जाति सभाएं होती हैं। जाति सभाएं तथा जाति संघ गठित हो रहे हैं और उनके बीच पाई जाने वाली भिन्नताएं कम हो रही हैं। तो कह सकते हैं एक संगठन बना लिया जाता है और एक वो बना लिया जाता है कि हाँ हमें इस चीज़ की मांग करनी है, और इस प्रकार अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं वो संगठन बना लेते हैं जाति के आधार पर, और इस प्रकार वो अपने चुनाव में जीत जाते हैं और इस प्रकार शक्तियां जो हैं उनके पास आ जाती हैं। जाति संघ का तात्पर्य यहाँ विशिष्ट अंतर्विवाही समूह के सदस्यों का समान, जो अंतर्विवाही समूह है, मैंने बताया था अंतर्विवाही समूह किसे कहते हैं। जाति संघ का तात्पर्य यहाँ विशिष्ट अंतर्विवाही समूह के सदस्यों का समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन में सूत्रबद्ध होने से है। एक संगठन में बन जाते हैं। सर्वाधिक सक्रिय जाति महासंघों में से एक गुजरात की क्षेत्रीय महासभा है। इसमें बताया गया है कौन कौन सी हैं। तो एक गुजरात की क्षत्रिय महासभा है। यह 1946 से चली आ रही है तथा इसमें उस क्षेत्र के अनेक जाति समूह सम्मिलित हैं, जिसमें राजपूत, बारिया व भील उल्लेखनीय हैं। सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये एक जाति समुदाय मात्र ही नहीं है,
अपितु यह एक राजनीतिक समुदाय भी रही है, एक राजनीतिक समुदाय भी रही है। इस सभा ने राजनीति के नए अवसरों का लाभ उठाया, जो राजनीति के नए अवसर आए उसका लाभ उठाया तथा राजपूत नेताओं को बढ़ावा दिया। इस संघ ने उन सभी जातियों का स्वागत किया जो अपनी जीवन शैली में राजपूत प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं, जो राजपूत के जैसे ही हर चीज़ों का अनुसरण करते हैं, हर चीज़ों को मानते हैं, चले आ रहे हैं या उनकी जैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा मिला। तो वही बात की गई, इन संघ ने उन सभी जातियों का स्वागत किया जो अपनी जीवन शैली में हर राजपूत प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं, अपनाते हैं। यहाँ तक कि निर्धन, भूमिहीन व मुस्लिम राजपूत भी इसमें शामिल हो गए। वे राजपूत जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था उन्हें मुस्लिम राजपूत कहा जाता है, वो भी शामिल हो गए और निर्धन, भूमिहीन व मुस्लिम राजपूत भी शामिल हो गए। सभा के संस्थापक ये मानते थे कि क्षत्रिय एक वर्ग है, ना कि मात्र एक जाति। एक जाति ना मानकर उनको एक वर्ग माना गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक धनी उच्च वंशीय राजपूत, बारिया व भीलों के साथ सभा में भोजन करते थे। सभा में। इन्होंने संख्यात्मक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक महत्व व प्रभाव भी प्राप्त किया। शक्ति भी प्राप्त की और जो राजनीतिक महत्व है वो भी कहीं न कहीं इन्हें प्राप्त हुआ। जाति एवं राजनीति के बीच संबंधों को रडोल्फ द्वारा चर्चित 3 प्रकार के राजनीतिक सक्रियकरण के संदर्भ में सबसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। रडोल्फ ने 3 चीज़ों को राजनीतिक सक्रियकरण में बताया। वो है, ये सक्रियकरण भारत में राजनीतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उदाहरण है। इन 3 प्रकार के राजनीतिक सक्रियकरण को अनुलंब, क्षैतिज व विभांतर कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? अनुलंब, क्षैतिज और विभेदात्मक कहते हैं, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डिफरेंशियल कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम पढ़ते हैं अनुलंब सक्रियकरण। इसमें क्या कहा गया है रडोल्फ के द्वारा? ये वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक समर्थन भूतपूर्व राजाओं, सामंतवादी जमींदार, सामंतवादी भूपतियों तथा स्थानीय प्रभुशील जाति अभिजन आदि जैसे पारंपरिक प्रमुख द्वारा अर्जित किया जाता है। यह उन्हीं समाजों में संभव है जहां समाज जाति के आधार पर संगठित होते हैं, एकीकृत तथा परस्पर निर्भर हैं, और यहाँ आज भी पारंपरिक सत्ता की वैधता विद्यमान है। जो पहले थी जो सत्ता, कहीं न कहीं अभी भी उसकी वैधता विद्यमान है। पारंपरिक सत्ता के कारण ये प्रमुख अपने आश्रितों अर्थात सामाजिक रूप से हीन समूह से उस पारंपरिक तरीके से समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जो पुराने तरीके से कह सकते हैं समर्थन पाने में हीन समूह से, जिनके पास कुछ भी ना हो, हीन समूह से उस पारंपरिक तरीके से समर्थन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत राजा व भूपति अपनी प्रजा के हितों का पोषण व रक्षा करते थे तथा बदले में प्रजा उन्हें वफादारी व सम्मान देती थी। रोडोल्फ का मानना है कि प्रभुत्वशील वर्गों तथा जातियों के लिए तब तक अनुलंब सक्रियकरण एक सफल नीति होती है जब तक कि आश्रित होते हैं दूसरों पर, आश्रित खातेदार तथा सेवक वर्ग अपने समुदाय, अपने अपने हितों व भावनाओं की सैद्धांतिक अपील से सक्रिय होने के स्तर तक राजनीति रूप से चैतन्य न हो जाए। जब तक वो खुद न चैतन्य हो जाए, निम्न वर्ग अपनी शक्तियों के लिए जो उनके पास जो उनकी पावर से खुद ना वो खड़े ना हो जाएं, तब तक उन्हें जो बड़े बड़े शासक वर्ग है उनका शोषण करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्षैतिज सक्रियकरण। ये वह प्रक्रिया है जिसमें वर्ग या सामुदायिक नेताओं और उनके वशिष्ठ संगठन द्वारा लोकप्रिय राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया जाता है। क्षैतिज शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें जाति संघों द्वारा प्रदत्त वर्गों व जाति समूह के मध्य एकात्मकता होती है। संघ
जो जाति संघ व कह सकते हैं वर्ग या जाति समूह जो हैं इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए, एकात्मकता होती है। पारंपरिक समाजों की अनुलंब एकात्मकता व उससे जुड़ी संरचनाओं की चुनौती देकर इनके मध्य खाई का एक नया विन्यास प्रदान करती है। कहीं न कहीं ये जो है चुनौती देने लग जाते हैं, किसको? अनुलंब सक्रियकरण को। इस सक्रियकरण तथा अनुलंब सक्रियकरण में प्रमुख अंतर ये है, अब इसमें अंतर बताया गया है कि सक्रियकरण तथा अनुलंब सक्रियकरण में प्रमुख अंतर ये है कि इसमें सक्रियकरण का इसमें दिया नहीं गया, साधारणतः स्थानीय प्रमुख के स्थान पर राजनीतिक दल होता है। अगर बताया जाए सक्रियकरण या साधन, तो यहाँ पे स्थानीय जो होते हैं, स्थानीय प्रमुख के स्थान पर राजनीतिक दल होता है। यहाँ राजनीतिक दल मतदाताओं को, जो मतदाता जो वोट देते हैं, यहाँ राजनीतिक दल मतदाताओं को सीधे व्यक्तिगत रूप से अपील करते हैं, मतलब सीधा जाते हैं उनके पास और उनसे अपील करने लग जाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं अपने वोटर जो वोट देते हैं उनके पास जाके व्यक्तिगत रूप से अपील करते हैं तथा अथवा परोक्ष रूप से उन संगठित समूह के माध्यम से अपील करते हैं, या तो सही संगठन बना लेते हैं तब जाकर वो उनके सामने अपील करने लग जाते हैं। मतदाता जिनके सदस्य होते हैं व्यक्तिगत मतदाता को की गई प्रत्यक्ष अपील जहां एक और विचारधारा अथवा मुद्दे को महत्व दे सकती है, वहीं दूसरी ओर जाति के माध्यम से समुदाय की अस्मिता को महत्व दे सकती है। या तो वो विचारधारा के अनुसार फांस लेंगे जनता को, जो वोटर्स जो वोट डालते हैं उनको, या तो विचारधारा या मुद्दों को दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम ये चीज़ें विचारधारा, तो विचारधारा या मुद्दों को महत्व दे सकती हैं। या वो दूसरे के हथकंडा अपनाएंगे, वो जाति के माध्यम से समुदाय की अस्मिता को महत्व दे सकते हैं। ये सक्रियकरण तब तक ही संभव है जब तक कि आंतरिक विभेदीकरण विकसित ना हो जाए, तभी तक ये कहीं ना कहीं संभव है, जब तक इसका इसे खुला कह सकते हैं, जिसमें जाति और वो उनके मुद्दों को समझ पाएँ, जो लोग हैं उनके मुद्दों को समझ पाएँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक लोग ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब वोट मांगना होता है तब तो वो घर घूमते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, लेकिन जब जनता को ज़रूरत होती है तब समझ लीजिए वो राजा बन गए और जनता प्रजा। तो ये ऐसा होता है। ये सक्रियकरण तब तक ही संभव है जब तक कि आंतरिक विभेदीकरण विकसित ना हो, जाति समुदाय अधिकांशतः भेद समरूप व एकताबंध हो तथा उनके हित बिखरे हुए वे भिन्न भिन्न हों। तो आगे बढ़ते हैं। विभेदमक सक्रियकरण, इसमें क्या पढ़ेंगे? विभेदमक सक्रियकरण में क्या होता है? यह प्रक्रिया तब गठित होती है, विभेदक सक्रियकरण में यह प्रक्रिया तब गठित होती है जबकि जाति में आए परिवर्तन तथा आ रहे परिवर्तन जाति की पारंपरिक पद्धति परिभाषा के परे चले जाते हैं। इन परिवर्तनों में आंतरिक विभेदीकरण या विखंडन तथा अनेक जाति समूह का जाति संघों एवं सभाओं में एकताबंध होना, अर्थात एक इस तरह का विलय जो इन जातियों के समान हितों, प्रतीकों और प्रतिमानों को अभिव्यक्त करता हो, समान हित और प्रतिमान जो इनकी को अभिव्यक्त करता हो शामिल है। यह जाति को उसके गांव से बाहर निकाल कर लाती है, अर्थात अब जाति गांव की सामाजिक संरचना पर ही आधारित नहीं होती। विभेदमक सक्रियकरण को राजस्थान के राजपूतों के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व राजपूत प्राय शासक, राजा, शासक, सामंत मतलब जमींदार, शासक, सामंत तथा रियासतों के दरबारी थे। कौन? राजपूत। उस समय उन्होंने क्षत्रिय महासभा नामक एक सभा बनाई जो राजपूत समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। जो राजनीतिक राजपूत समुदाय था। 1954 में भूस्वामी संघ नामक एक नया जाति संघ बनाया गया। भूस्वामी संघ, जो भूमि के स्वामी होते थे, 1954 में भूस्वामी संघ नामक एक नया जाति संघ बनाया गया। यह नया संघ उन लघु राजपूतों के संघर्ष
को प्रकाश में लाया, जिनके जिनके पास छोटी जोत मतलब लघु आकार की भूमि, छोटी आकार की भूमि, जिनके पास छोटी जोत थी, एक कह सकते हैं छोटी भूमि थी, तथा जिन्हें राजाओं व जागीरदारों के यहाँ काम करके अपनी आय को पूरा करना पड़ता था। इन्हें जागीरदारों के कह सकते हैं, ये राजाओं के यहाँ पे ये कार्य करते थे और अपनी आय जो उनकी सैलरी कहीं ना कहीं इसको पूरा करते थे, पूरा करना पड़ता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधारों के प्रारंभ होने पर इन राजाओं व जागीरदारों ने ऐसे अधिकांश राजपूतों को नौकरी से निकाल दिया था। जो राजपूत थे इनको निकाल दिया गया। इस प्रकार जब धनी व शक्तिशाली राजपूतों ने लघु राजपूतों के हितों की रक्षा करने से इनकार कर दिया, छोटे जो राजपूत थे, लघु जिनके पास भूमि कम मात्रा में थी, तो लघु राजपूतों के हितों की रक्षा करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने भूस्वामी संघ बनाया, एक संघ बना लिया, भूस्वामी संघ बनाया। लघु राजपूतों के हितों की सुरक्षा का काम इस संघ ने ले लिया। जो छोटे राजपूत थे जिनकी भूमि कम थी, उनका जो कार्य था कहीं न कहीं इन संगठनों ने ले लिया, इस संघ ने ले लिया। ऐसे समय में राजनीतिक दलों ने राजपूत समुदाय के वर्ग व सैद्धांतिक मतभेदों से लाभ उठाने की तत्परता दिखाई। यह उदाहरण जाति समुदाय के विभेदीकरण की प्रक्रिया तथा राजनीतिक दलों द्वारा इसके उपयोग को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं ये समुदाय के विभेदीकरण है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया। अब अभी तक हमने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जाति की भूमिका को समझा है। इस चर्चा में हमने राजनीतिक संदर्भ में जाति सभाओं व संघों के महत्व को बताया है कि जो जाति होती है उनमें किस प्रकार एक सभाएं बनाई जाती हैं और संघ के महत्व के बारे में इसमें बताया गया। परंतु अब हमें जाति सभाओं की प्रकृति को समझना होगा। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जाति सभाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक ही विनती करूँगी, आप लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी को ये, और स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये लाभ मिल सके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता, तो उनकी हेल्प कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।